अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूँ रहमत एम्पावरमेंट वाला होस्ट एम्पावरिंग माइंड्स, और एम्पावरिंग माइंड्स के इस एक नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक और लिंक्डइन रहमत एम्पावरमेंट वाला पर, और यूट्यूब रहमत एम्पावरमेंट वाला पर। और जैसा कि आपके इल्म में है कि एम्पावरिंग माइंड्स के सेशन में हमारी कोशिश होती है कि ऐसी शख्सियात को मदऊ किया जाए जो ना सिर्फ अपने माइंड्स को एम्पावर कर रहे हों, बल्कि अपनी इल्म दानिश से हमारे माइंड्स को भी एम्पावर करें। तो इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है अली शेर साहब को, जिनका ताल्लुक सादकाबाद से है और बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। और इनके बारे में मज़ीद जानेंगे इनसे और गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लग रहा हो। कोई सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक, अली शेर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया और एम्पावरिंग माइंड्स के सेशन में आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर, आपने थैंक यू मुझे सो मच बुलाया। अली शेर साहब। अली शेर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें मज़ीद बताएं, ताकि मैं और मेरी ऑडियंस आपके बारे में मज़ीद जान सके। अच्छा सर, मैं एक्चुअली सादिकाबाद से हूँ। ये लास्ट सिटी है सिंध, जो पंजाब का है ना, तो इसके बाद सिंध स्टार्ट हो जाता है। अ, तो जर्नी स्टार्ट हुई थी जब होश संभाला था, तो ऐसे लाइक वालिद साहब जो है वो एक मज़दूर थे। तो उन्होंने जो है, लेकिन उनके जो ख्वाब थे वो कुछ बड़े थे, वो उनके बच्चे पढ़ें। तो अल्लाह के शुक्र से फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, बट 2014 में वो इसी तरह एक जॉब पर थे जिसमें वो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, एक बाज़ार में ना। तो वहीं पे उनको हार्ट अटैक हो गया था, और हमें तो जस्ट डेड बॉडी इस तरह मिली, हमें कॉल आई। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। और आफ्टर दैट टाइम मैं काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो गया था इस हादसे से, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि वो भी ऐसे मिलकर गए हैं, और वापसी हमें कॉल आ रही है कि आकर आप डेड बॉडी लेकर जाएं। तो ऐसे था स्टार्ट में कि इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में की। उसके बाद पहले मैट्रिक की गवर्नमेंट स्कूल से ही की वो भी, एंड देन एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, वो भी यहाँ पे हमारे साथ का बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, वहाँ से की। तो आफ्टर दैट टेस्ट होता है हमारी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। तो वो लाहौर जो है उसकी तरफ से होता है वो। क्वेश्चन कर रहे थे कुछ लोग, किप्स से कर रहे थे, क्योंकि किप्स का जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो उसमें जो है प्रिपेयर करते हैं, उनकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन आई कांट पे एट दैट टाइम, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जो मैं फ़ी पे करता। उन्होंने कहा कि आप तीसरा हिस्सा दे दें और आप प्रिपरेशन करें, लेकिन वो था उस टाइम, ये सर 2011 की बात है। तो लेकिन सर घर पे ही बैठ के बस खुद ही प्रिपेयर किया, और उसके बाद ई कैट दिया जो है। तो ई कैट में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। टॉप जो 2000 हैं पूरे पाकिस्तान में ई कैट के, तो कैंडिडेट्स, उनमें मेरा नेम भी था। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो है मेरा दूसरे नंबर पे जो है नाम था ई कैट के टेस्ट में। तो उसके बाद सर होता है दूसरा जो है इसका मरहला, उसमें आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपका फिर मेरिट बनता है, एग्रीगेट बनता है, तो उसमें आप जो है इस तरह मैंने भी फिर अप्लाई किया। तो
पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, यूईटी लाहौर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इनमें मेरा नाम आया इंजीनियरिंग में, डिफरेंट इंजीनियरिंग्स में नेम आया मेरा। तो सर जब मैं प्रोसीजर जो है उसके लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस जो है वो के अंदर-अंदर, टाइम फ़ीस जो थी वो 25,000 पर सेमेस्टर की थी। तो जब मैंने ये बात सुनी, समझ नहीं आया कि क्या करूँ? तो फिर वापस आया, उसके बाद काफ़ी दिन सोचते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन इवन 5,000 भी कलेक्ट नहीं हो सका। तो इस तरह मेरा पूरा साल जो है वो ज़ाया हो गया था। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा एंट्री टेस्ट दिया और इसी तरह मेरिट बना और दोबारा नाम आया यूनिवर्सिटी में। सेम सिचुएशन हुई कि इधर से घर में एक डेथ हो गई। एट दैट टाइम फिर वही मेरे साथ हुआ, मेरा 1 साल फिर इसी तरह ज़ाया चला गया। और मैं काफ़ी काफ़ी परेशान था क्योंकि पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और कि कुछ बनूँ, कुछ करूँ। लेकिन फिर जब ये चीज़ें हुई तो बस चलता रहा कोशिश करके। उसके बाद मैंने जो है हमारी फ़ौजी जो है फर्टिलाइज़र है यहाँ पे सादिकाबाद में, जहाँ पे खाद बनती है जिसे सोना यूरिया खाद कहते हैं। इसे एफएफसी कहते हैं, फ़ौजी फर्टिलाइज़र। तो सर यहाँ पे एक जॉब आई थी, वो अप्रेंटिस की जॉब होती है, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए होती है। तो वो प्लांट में ऑपरेटर्स लगते हैं, जो केमिकल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स। तो अ, उसका काफ़ी हाई मेरिट होता है और बहुत मुश्किल से जो है आपको वो जॉब मिलती है। पूरे पाकिस्तान से एक बैच में वो 50 जो है कैंडिडेट्स लेते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होते हैं, तो जस्ट 50 कैंडिडेट्स। तो इसमें आपका जो केमिकल का होता है उसमें जस्ट पूरे पाकिस्तान से 15 टू 20 होते हैं। तो उसमें सर अप्लाई किया, वहाँ पे फिर उनके टेस्ट में टॉप, इंटरव्यू में टॉप, तो वहाँ पे हो गई मेरी जॉब। तो मैंने स्टार्ट कर दी। तो 1 साल सर जॉब करता रहा वहाँ पे। आफ्टर दैट मेरे जो मैनेजर हैं उनको मेरा पता था, मेरे मार्क्स वगैरह पता थे, तो सब मैंने उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आप को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो सर वहाँ से फिर मैं एम्पावर हुआ और कुछ दिन ऐसे सोचते और कोशिश करते, लेकिन अगेन उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार टेस्ट देकर आओ, ई कैट दो। कब बाहर आएगी? शिफ्ट होती थी स्टार्ट, वो मैं उनसे मिलने जाता था, तो वो मुझे पकड़ लेते थे कि आपने कुछ किया कि नहीं किया अभी तक। तो सर इसी तरह मैंने जो है फिर एक दिन टेस्ट देने चला ही गया। टेस्ट हुआ, जब ई कैट की डेट आई तो मैंने अप्लाई कर दिया था, टेस्ट दे कर आया। तो मैंने कहा सर टेस्ट दे दिया है, तो फिर वो सिमिलरली वही डेली वही ये पूछते थे रिज़ल्ट आया, कैसा हुआ, कैसा हुआ? तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो सर उसमें फिर इसी तरह ही था कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में जो टॉप 5 लोग थे उनमें मेरा नेम था। तो अगेन मैंने जो है इंजीनियरिंग्स पे अप्लाई कर दिया। अब यूआईटी लाहौर में भी नाम इसी तरह मेरा आ गया था और इसी तरह ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में भी आया, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी आया, डिफरेंट इंजीनियरिंग्स के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी आया। और यूनिवर्सिटी हमारे रहीमिया खान में अपनी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KFUEIT कहते हैं उसे, तो वो स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ भी अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद सर ये मरहला था कि इंजीनियरिंग के लिए अगर जाना है तो मैं तो आज एक जॉब कर रहा हूँ जिससे गुजारा चल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह करूँ, मैनेज करूँ। तो फिर भी मैंने कहा कि ये ख्वाब है, ये तो पूरा करना ही करना है मैंने, और अल्लाह के हुक्म से जो ये ज़रूर होगा।
तो मैंने सर क्योंकि आगे फिर वही बात आ रही थी दूसरे सिटीज़ में जाने की कि वहाँ पे हॉस्टल्स के भी एक्सपेंसेस हैं और वहाँ पे फिर उनकी फ़ी भी कुछ ज़्यादा है। लेकिन ये जो रहीमिया ख़ान में ख्वाजा फ़रीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी थी, यहाँ पे फ़ी भी कुछ नॉर्मल थी और घर के करीब भी थी। हॉस्टल का मुझे वो जो है इशू नहीं था। तो डेली यहाँ से आना जाना, यहाँ से सादिकाबाद से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ फिर बस आती है। कभी बस उस वक्त बसेज नहीं थी, तो मैं सखर बसें हैं यहाँ पे चलती हैं, लाहौर टाइम चलते हैं सुबह को, तो वो जो है लोकल बसेज हैं। तो हम स्टूडेंट होते थे तो हमें अंदर नहीं बैठने देते थे, बाज़ औक़ात सवारियों को बिठा लेते थे, तो मैं कभी पीछे लटक के जाता था, कभी छत के ऊपर बैठ के जाता था। मोस्टली वो उनके अंदर जानवर भी लेके उसी के अंदर जाते हैं जिसमें हम बैठे होते हैं। तो बाज़ औक़ात कभी बकरी के साथ, कभी दुम्बे के साथ ये सफ़र भी चलता था। तो सर इस तरह जो है, लेकिन मैंने एडमिशन लिया और वो जो कुछ पैसे मैंने अपनी जॉब से ही बचा कर रखे हुए थे, तो उससे एडमिशन लिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी जॉइन की और फिर यहाँ से मुझे जो है रिज़ाइन करना पड़ा जॉब से। तो मैंने वो कर दिया अपनी इंजीनियरिंग के लिए, आगे जाने के लिए। तो आफ्टर दैट फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, तो सेकंड शिप लग गई यूनिवर्सिटी के थ्रू और मुझे 2-3 ट्यूशन्स भी इसी तरह मुझे मिल गई, जो कि मैं पढ़ाता भी एफएफसी में ही जा था। पहले यहाँ से रहीमिया खान जाता था, तो लोकल बसेस पे, और सिमिलरली दोपहर को लोकल बसेस से वापस आता था एग्जैक्ट टाइम, और यहाँ से फिर फौजी फर्टिलाइज़र की बस चलती थी और फिर बैठ के मैं फौजी फर्टिलाइज़र जाता था। तो रात के तकरीबन 9 या 10 बजे जो है वो वापसी वहाँ से होती थी और घर पहुँचते सुबह रात के 11 बज जाते थे। खाना खाते, ये जैसे 12 का टाइम है, मैंने सोना है, रहीमिया खान में टाइमिंग 8 बजे की होती थी, तो मैं सुबह हमें यहाँ से 6:30 बजे निकलना पड़ता था। वो फिर इसी तरह सारा दिन का जो है सफ़र ऐसे ही चलता था। तो इस तरह सर इंजीनियरिंग हो गई मेरी 4 इयर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 2019 में हुई थी, 2019 में। तो इंजीनियरिंग के बाद जो है मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया और फिर फौजी फर्टिलाइज़र में मेरी दोबारा जॉब हो गई 2019 के जो मिड में। तो वो जॉब चलती रही और उस जॉब के दौरान तो अभी स्टाफ की जॉब थी, मैनेजमेंट की जॉब नहीं थी। तो मेरा यही था कि इसमें एक्सपीरियंस मैं लेता रहूं और फिर और साथ अप्लाई भी करता रहूं। तो सर मैं ऐसे ही अप्लाई मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ था नेस्कॉम में। तो ये हमारी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, तो उसमें एक टाइम अप्लाई किया था। तो उसके बाद तकरीबन उसको अप्लाई करने के डिफरेंट लोग आना शुरू हो गए, आईएसआई के और डिफरेंट एजेंसीज के। वो मुझे आके चेक करते थे, घर भी रहते थे, जहाँ मैं जाता हूँ ये चीज़ें सब देखते थे। तो वो ये कहते थे हम आपको ना क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो ये क्लियरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो काफ़ी जो है ना मुझ पे नज़र रखते थे और 1.5 साल सर वो ये करते रहे हैं मेरे साथ। तो उसके बाद एक दिन मुझे उन्होंने कॉल की और डॉक्यूमेंट्स मुझे जो है वो ऑफ़र लेटर आया। तो लेकिन उससे पहले का मैं आपको बताता हूँ कि जब ये आया तो काफ़ी देर हो गई। इसके साथ ही मैंने सीएमए लॉजिस्टिक्स है, जिनके ट्रक्स वगैरह चलते हैं। तो ये इंटरनेशनल कंपनी है सीएमए लॉजिस्टिक्स। मोस्टली ये नज़र आते हैं जाते हुए आपको बड़ी रोड्स पर, कंटेनर्स होते हैं इनके। तो वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, उनका भी इंटरव्यू, 3 इंटरव्यूज़ लिए हैं उन्होंने डिफरेंट। तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे एज़ ए जो है असिस्टेंट मैनेजर मेरा हो गया था। लेकिन उस सिमिलरली इसी दौरान ही मैंने यहाँ पर हमारी कंपनी है
डेस्कॉन कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, आउट ऑफ कंट्री मैक्सिमम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे उसके उसमें भी मैंने जो है इंटरव्यू दिया था, तो अ, उसके लिए भी वहाँ पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया था एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। ये था कि 20 अप्रैल एक डेट थी, तो उस डेट पे मेरी जो है फ़्लाइट थी कतर के लिए। तो सर थोड़ा-सा तो इससे पहले चलता हूँ कि उसमें ही इसी दौरान जब मैं ड्यूटी पे तो था ही, मैं साथ-साथ ये अप्लाईज़ करता रहता था और इंटरव्यूज़ देता रहता था। तो प्लांट पे था, एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई है। मैं छुट्टी लेकर घर आ गया, तो उसमें मेरी ये कंडीशन हुई कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो चुकी थी, मेरे फेस पे भी स्वेलिंग हो चुकी थी और आई थिंक मैं ऐसे ब्लैक आउट हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। चीज़ें ब्लर दिख रही थी, तो इसी तरह मैं लेट गया। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, वालदा मुझे लेकर गए क्योंकि वालिद साहब तो है नहीं, और एक बड़े भाई हैं, एक स्कूल टीचर हैं, कभी ट्यूशन्स पे हैं, कभी घर का काम वही सारा सँभालते हैं। वालदा को भी वही देख रहे हैं अभी। तो मैं सर जो है डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी, पेन वगैरह के इंजेक्शंस लगा दिए। तो कुछ टाइम के लिए पेन्स ख़त्म हुई, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गई, फिर नेक्स्ट डे दोबारा गए। सिमिलरली इस तरह एक वीक गुज़र गया और जो वीक के एंड पे मैं बिल्कुल इस तरह ब्लैक आउट हुआ कि मुझे वो भी ख़त्म हो गई, मेरी जो है ना रिकॉग्नाइजेशन होती है, जो फेस रिकॉग्नाइजेशन होती है, मुझे समझ ही ना आया ये कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे रहीमिया खान एक डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि जी इनको डिप्रेशन है। और सर आई डोंट नो कि उससे पहले मुझे कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं था। तो जब वो लेकिन वहाँ पे ले गए, मैं तो सेंसेस में नहीं था। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, एडमिट और इन घर वालों को बता दिया कि इसको जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे, इसकी ये बहुत हाई किस्म के डिप्रेशन में चला गया है, तो उसके बगैर जो है वापस आना मुश्किल है। तो सर मुझे एडमिट किया गया और उसी तरह मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, और ये शॉक्स इस तरह दिए जाते हैं जो आप अगर इनके प्रोटोकॉल्स देखेंगे तो इसमें आपको आपके मसल्स की रिलैक्सेशन और आपकी जो बॉडी की कंडीशन है, आपका बॉडी टेम्परेचर है, और उसके अलावा साथ-साथ आपकी एनेस्थीसिया बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ये ऐसे करते थे कि कहते थे मुँह खोलो, मैं मुँह खोलता था तो मेरे मुँह में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते थे या प्लास्टिक का टुकड़ा रख देते थे, उसके बाद मुझे कहते थे आँखें बंद करो, मैं आँखें बंद करता था। तो ये वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स वाला रॉड है वो उठा के मेरे इधर लगाते थे कि कलमा पढ़ लो। मैं कलमा पढ़ता था, तो उसके बाद मैं जब उठता था तो मैं किसी और वार्ड के अंदर होता था, और मेरी पूरी बॉडी पसीने से भरी होती थी और पेन्स इतनी हो रही होती थी कि मैं चीखता था। तो सर घर वालों को तो नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या है, कैसा है। जो डॉक्टर कह रहे हैं बड़े डॉक्टर्स हैं, ये शेख ज़ायद के डॉक्टर्स थे, और उनको अब कुछ कोई किसी को नहीं पता कि वो क्या जो कह रहे हैं वो ठीक है एक नॉर्मल बंदे के लिए। तो इस तरह अब सर उन्होंने मुझे 6 बार 1 महीने के अंदर दिए, इसी तरह ही। और मंथ के एंड पे जो मेरे टेस्ट करवाए, तो उस टाइम टेस्ट में आया कि कोलेस्ट्रॉल वेरी हाई हो चुका है, शुगर्स हाई हो चुकी हैं, और जो इसको थायराइड होता है सर, एक हाइपोथायराइड, उसे टेस्ट में से हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। वो आपका 4 से कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी साइकियाट्रिक और फिज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा उससे ही जुड़ी होती है। लेकिन वो मेरा 100 पे निकला, वो 4 की जगह 100 पे निकला। तो जी, अब
मुझे भी उस वक़्त नहीं पता था। ये चीज़ें मुझे बाद में पता लगीं, समझ आईं जब मैंने खुद कुछ रिसर्च की या लोगों से सुना। तो कहा कि ये नॉर्मल है, टैबलेट्स खाया जाएगा। तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन करा के मुझे चीज़ें बिल्कुल याद नहीं थीं। 70% मेमोरी लॉस हो चुका था मेरा। और मैं इस तरह था टैबलेट्स पर कि मुझे नाइट टाइम जो है 12 टू 15 टैबलेट्स दी जाती थी, और मॉर्निंग को मुझे 6 टू 10 टैबलेट्स दी जाती थी। तो वो टैबलेट्स दी जाती रहीं, लेकिन मैं अपनी सेंसेस में तो किसी-किसी वक़्त ही आता था, मैं बेहोश ही रहता था। आफ्टर दैट उन मेडिसिन ने जो है वो साइड इफ़ेक्ट शो कर दिए, उन्होंने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट ईयर मैं मेडिसिन ऐसे ही खाता रहा, और मुझे कहा कि आप अभी ना कोई और ना ही आप बाहर जा सकते हो। तो सिमिलर ऐसा ही होता था। मैं 24 आवर्स में से तकरीबन 3 या 4 घंटे मुश्किल से सर जाग सकता हूँगा, या किसी से बात, अदरवाइज़ मेरा कॉन्टैक्ट्स और ये सब ख़त्म हो चुका था, बाहर से भी और फ्रेंड्स से भी। तो इसी कंडीशन को देखते हुए जो है मेरी तबीयत दोबारा वही मेडिसिन खाते हुए ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे सिमिलर डॉक्टर के उन्हीं के पास ले जाया गया, क्योंकि हमें तो नहीं, किसी को नहीं पता था कि इश्यूज़ यही हैं, यही समझा जा रहा था, क्योंकि यही मेडिसिन दी जा रही थी। दोबारा ले गए तो उन्होंने दोबारा एडमिट किया, और इसी तरह मुझे लैक्टिक शॉक्स दिए 1 मंथ के लिए। तो फिर मेडिसिन चलाते और ये शॉक्स देते, ये 2 इयर्स ऐसे गुज़रे। जब 3rd ईयर आया तो मेरी हालत इस तरह हो, सुसाइड करूँ। मुझे चीज़ें समझ आनी बंद हो गई, मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई। मुझे चीज़ें जो हैं याद रहती हैं, वो ना बिहेवियर जो मैं नॉर्मली खुद करता था जिस तरह, वो मुझे बिल्कुल भूल गया, और मेरी कंडीशन ऐसे हो गई कि जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो मुझे अब बुरी लगने लग गई। तो 3rd ईयर हमने जाके उनसे बात की कि ये हो रहा है, इतना अरसा हो गया। उन्होंने कहा कि आपका डिप्रेशन जो है ना वो मेजर डिप्रेशन है, आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब आपको दोबारा एडमिट होना पड़ेगा, और उसके बाद ज़िंदगी खानी पड़ेगी। तो सर ये मुझे तो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मरता क्या ना करता, वही घर वाले भी यही रो रहे थे, और सब मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। फिर एडमिट किया सर, फिर सिमिलर उन्होंने मुझे लैक्टिक शॉक्स दे दिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और झूठ बोलकर कि नहीं आपको शवाएँ लगाएँगे, नहीं आपको जो है लैक्टिक शॉक नहीं होगा, आपका कुछ और ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो 3rd ईयर इस तरह गुज़ारा, और उसके बाद जब मेरी हालत ठीक नहीं हुई तो उन्होंने जवाब दे दिया शेख ज़ायद वालों ने कि ये ठीक नहीं हो सकता, और जो है इसे कहीं और ले जाएँ, इसे आप पागल खाने भेज सकते हैं। तो मैंने सर नेट पे डॉक्टर ढूँढा, लाहौर, उसके पास गया तो मैं आपको वैसे ही जो इतनी मेडिसिन दे के ख़राब कर दिया गया, आपके न्यूरॉन्स, आपकी सेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं इन्होंने, जो कि हम आम मेडिसिन से ठीक कर रहे होते हैं। और वो 4 पेशेंट्स भी ऐसे जो कि सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये कुछ मेडिसिन्स हैं, ये आप यूज़ करें, इनसे अगर आपकी तबीयत बेहतर होती है, और ये भी आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी अगर आपको रास आ जाती हैं। वो मेडिसिन्स भी जो हैं वो भी ना लग रही हों। तो फिर जो है वहाँ से, लाहौर से उन्होंने भी कह दिया करते कि हम कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, हमारे पास मेडिसिन का जो फ़ार्मूलाज़ हैं वही एंड हो चुके हैं, आपकी साइकियाट्री की जो मेडिसिन आपको दी जाती है। अब सब न्यू मेडिसिन बची नहीं है जो आप पे ट्राई करें। तो उन्होंने भी मुझे इस तरह वापस भेज दिया घर। तो 2024 के स्टार्ट के, तो उसमें मैं उसके बाद जो है इसी तरह होता था कि मैं
रोता था, चारपाई से उठ नहीं सकता था और मेडिसिन जैसे ही खाता था तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी, तो मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी, बस थोड़ी-सी खाता था जिससे मुझे शायद मुझे थोड़ी-सी नींद आ, लेकिन ऐसा होता था 10-10 दिन भी नींद नहीं आती थी। तो आफ्टर दैट जो है एक डॉक्टर दोबारा मैंने ढूँढे, डॉक्टर उसामा हैं वो इस्लामाबाद होते हैं, PIMH में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो उनसे मिला, उनसे बात की, उनको ये सब दिखाया कि आपको मेडिसिन जो दी गई हैं, ये हमारी रूल बुक में नहीं है। हमने अमेरिका में भी मैक्सिमम प्रैक्टिसेस की हैं जिन पेशेंट्स पे जो कि कहा जाता है कि कभी ठीक होंगे ही नहीं और ये बहुत जो है डेंजरस पेशेंट्स होते हैं। हमने कभी उनको भी इतनी डोजेज़ नहीं दी। इनको TMS कहते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इससे सर मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आपके ब्रेन पे डाली जाती हैं। तो सर आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ा-सा आवाज़ लैग आ हो रही है रहा है सर? लेकिन आवाज़ आ रही है। अली शेर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। एक मेरा सवाल ले लीजिएगा। जी, अली शेर साहब आपको जी, मेरी जी। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर। जी मैं ये जानना चाह रहा था अली शेर साहब कि जो डिप्रेशन का जो मर्ज़ होता है आपको जो लाहक हुआ, तो जी वो सर। किस वजह से लाहक हुआ? ट्रिगर पॉइंट क्या था? आपको एहसास हुआ या कभी मालूम हुआ कि ये क्यों आपको हुआ आपके साथ? सर दैट वाज़ नॉट कनेक्टेड टू माय साइकियाट्रिकल इश्यूज़। ऐसे कहूँ कि मैं अपनी थिंकिंग पे नहीं था वो। क्योंकि मैंने जब स्टडी की और बाद में भाई ने भी देखा और हम कुछ डॉक्टर से मिले, तो उन्होंने कहा जो आपको थायराइड हुआ था, हाइपोथायराइड, ये आपको डिप्रेशन उसकी वजह से बॉडी आपकी जो है अचानक से शट डाउन हुई थी एट दैट टाइम। और जो वो डिप्रेशन जितना भी चल सकता था ना उस वक़्त थोड़ा-सा था और वो कुछ ज़्यादा नहीं था, वो रिकवर हो सकता था 1-2 मंथ्स में। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते या आपका ट्रीटमेंट अच्छा किया जाता आपको और थायराइड को देख के किया जाता तो आप ठीक हो सकते थे। लेकिन उसका रूट काज़ सबने यही बताया कि वो थायराइड ही है और मैंने भी ऐसे देखा तो वो सिर्फ़ थायराइड ही था क्योंकि जिनको डिप्रेशन होती है वो पहले तकरीबन उनको 1 साल जो सिंपल डिप्रेशन में रहते हैं, जिसे टेंशन सी कहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, उसके बाद जो है डिफरेंट्स कंडीशंस उन पे आना शुरू हो जाती हैं कि डिप्रेशन के साथ उनकी बेचैनी भी शुरू हो जाती है और उनकी नींद जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो जाते हैं, वो घर से छोड़ देते हैं, वो लोगों से बात नहीं करते, जिन दोस्तों से बात करते थे, वो नहीं करते। अगर उनको किसी की कॉल आती है अपने फ़ेवरेट पर्सनल की, तो वो उसकी कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि वो यही सोचेंगे कि मैंने अकेला रहना है और मैंने इस साइड पर चारपाई को नहीं छोड़ना, इस कमरे को नहीं छोड़ना। लेकिन उसके बाद सर एक कंडीशन आ जाती है इसमें डिप्रेशन में कि आप को लगता है कि अब मेरे जीने का फ़ायदा कोई नहीं है, सब रास्ते बंद हो चुके हैं और मुझे जो है अब इस अज़ियत से बचने के लिए मुझे सुसाइड करना पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई पर्सनल कर सकता है जितना भी कोई चाहे। तो ये फाइनल कंडीशन होती है और इस पे आप जब पहुँच जाते हैं तो इसको एग्ज़ीक्यूट करने में भी सर आपका काफ़ी टाइम कई मंथ्स लग जाते हैं आपको, आप इसे आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड को। तो ये होता है सर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसका मेरे मेरे जो केस में है, जो भी मैंने आपको बताया उसमें इसका लेना-देना चार्ट में तो कुछ था ही नहीं सर। ये मेडिसिन्स और जो मेरी ईसीटीज़ की गई इलेक्ट्रिक शॉक्स ये उनसे इंड्यूस हुआ मुझे, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अदरवाइज़ ये था ही नहीं। जो जी। मेरे साथ उस तो वक़्त हुआ अली शेर स्टार्ट में। साहब मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अमूमन अमूमन हम ये सुनते हैं, माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, अमूमन हम ये जी, सुनते हैं जी। कि डिप्रेशन अगर किसी को होता है जैसे किसी का कोई अज़ीज़ दुनिया से चला गया या किसी को जी, कोई जी। बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जी, किसी का जी। तालीमी करियर जो वो चाहता था वो पूरा नहीं हो सका, कोई गोल था वो पूरा नहीं हुआ, मोहब्बत में नाकामी
इस तरह के बिल्कुल जो ऐसा। वाक़यात हम सुनते हैं, फिर ऐसे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को अकेला रखते हैं। लेकिन आपकी जब जी। मैं स्टोरी सुन रहा था तो आप बाकायदा आपने इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा कर लिया, फिर आप जो चाहते थे आप वो बन गए, आपकी जॉब चल रही थी। तो मैं वो डॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ ऐसा आपके साथ क्या ऐसा हुआ कि जो आप इस डिप्रेशन में चले गए। लेकिन आपने बताया कि आपको वो मेडिकल कंडीशन जो थायरॉइड की हुई, उस वजह से आपको ये स्टार्ट हुआ। जी सर। मेरा कोई वो ऐसा कनेक्शन नहीं था जिससे मैं डिप्रेस रहता हूँ या बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ और मेरी नींद उड़ जाए, या क्योंकि कंडीशन हो तो सर आप क्या 2 घंटे भी नहीं गुज़ार सकते। जी, तो मेरा इससे उस वक़्त कुछ लेना-देना नहीं था। तो उसके बाद सर ये जो इसकी रूट काज़ जो थी वो थी ही हाइपोथायरॉइडिज़म। अब हमने सीखा कि जिस तरह भी हादसा होता है तो ये भी डिप्रेशन इस पोस्ट ट्रॉमेटिक, तो ये आपको कोई सदमा पहुँचे तो उसकी वजह से होता है, और ये भी से ऊपर, या आप अगर इस मैक्सिमम करे कहें तो ये 3 साल से ऊपर नहीं जाता, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे इस तरह इंड्यूस करवाया गया कि मैं जी, इस वक़्त जिस कंडीशन पर बैठा हूँ, तो अगर आप कहें तो उसकी तरफ मैं कहें तो मैं वो बताऊँ आपको, जो मेरी अभी रिसेंट कंडीशंस चल रही हैं, और जी, जी, मुख्तसरन यहाँ तक अली मैं शेर जैसे साहब पहुँचा हूँ। ज़रूर आप। जी, अली शेर साहब, मुख्तसरन अगर आप अपनी करंट कंडीशन हमें बताना चाहें तो। जी सर, तो क्योंकि मेडिसिन सर मुझे बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ में दी गई थी और बहुत कंटिन्यूस रखी गई, और साथ में मुझे इंजेक्शंस भी लगाए जाते थे जिनको केटामाइन इंजेक्शन होता है, एनेस्थीसिया में दिया जाते थे। उसके बाद जो है कुछ और भी इंजेक्शंस थे जिसमें हैं डिफरेंट, जिस तरह किन्स एक इंजेक्शन एक्सीडेंट की पेन के लिए लगाया जाता है, तो ये इंजेक्शंस भी मुझे दिए जाते थे। उसमें ये हुआ कि सर अब मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल, मैं उठना बैठना छोड़ गया था। पहले मेरी बाजू पकड़ के उठाते थे, उससे लाइट जो है रोशनी, तो मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गया था कि एक अब लाश बन चुका हूँ, और इस तरह ही लगता था कि मेरी डेथ ही हो जाएगी। तो फिर टेस्ट जो है वो नेगेटिव ही जो है पॉजिटिव आए, तो उनमें जैसे हो चुका था वेरी हाई लेवल्स पे, इस तरह शुगर प्री डायबिटिक हो चुका था। उसके बाद जो है लीवर इंक्रीज हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, स्टेज देयर अबाउट। तो ये तो मैंने डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो आपको, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो इसके लिए आपको अलग से मेडिसिन खानी पड़ेगी, और लेकिन वो मेडिसिन मैंने यूज़ की, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने डॉक्टर ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन रिकवर नहीं हो। बाद जो है एक डॉक्टर के और के पास मैं उन्होंने मुझे भेजा, तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि मैं जो बॉडी है, एक तो उसका जो है वेट, और दूसरा जो है मेटल्स होती हैं जो आपने मेडिसिन्स खाई हैं, तो उसकी जो टॉक्सिक सिटी होती है वो आपकी बॉडी की स्किन में, इवन आपकी बॉडी फैट में भी एक्यूमुलेट काफ़ी हो चुकी हैं। तो अभी और आपको जनरलाइज्ड मसल वीकनेस हो चुकी है, कि पूरी बॉडी आपकी कमज़ोर हो चुकी है, इवन सर के जो मसल्स हैं मेरी उँगलियों के, क्योंकि मैं जब हाथ हिलाता हूँ तो पेन्स होती हैं, तो उठता हूँ इतनी देर में मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ अभी भी, लेकिन ज़ोर लगा के बैठा हूँ। तो बहुत उन्होंने मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको आपका वेट जो है वो कम करना पड़ेगा, और आपको डिटॉक्स का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जो कि 1.5 टू 2 ईयर्स तक चल सकता है, लॉन्ग। तो इसके साथ इसी ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको फिज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और कम्बो में, और आपको जो साइकियाट्री की जो आपकी मेडिसिन इस्लामाबाद वाली है वो भी साथ चलानी पड़ेगी।
तो ये 3 चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। और सर उसी 3 चीज़ें जो हैं ये, क्योंकि मैंने जितनी अपनी मेडिसिन्स और जितना भी मेरा एक्सपेंसेस थे, वो पीछे जितना ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें इवन मेरे पास एक बाइक थी और बाइक के पास साइकिल थी, लैपटॉप था गया इसी में ही, ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स में जी। और चेकअप्स पर और टेस्ट जो है रूटीन टेस्ट। और सिमिलरली बीच में एक पार्ट रह गया कि मेरी वाइफ मेरी छोटी बेटी को लेके जा चुकी है इसी वजह से। और उनका कहना यही है कि यहाँ तो ठीक हो जाओ, यहाँ डिवोर्स चाहिए हमें। और मैं स्टिल कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह ठीक हो सकूँ और दोबारा चल फिर सकूँ। मैं सर फ़िलहाल एट दिस टाइम मैं इतना रेस्टलेस और तबीयत से बेज़ार हो चुका हूँ, अपनी कंडीशन से थक चुका होता है जैसे बंदा कहता है ना, मेडिसिन्स ले लेकर और ऐसे अपनी ऊपर काम करवा कर और इर्द-गिर्द देखकर। तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जस्ट ठीक होना ही इस वक़्त जो है ना, दोबारा चलना, दोबारा फिरना और घर वालों से ठीक से मिलना, बात करना, उठना, अपना काम खुद कर लेना। मैं इस काबिल भी हो जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने जंग जीत ली है बहुत बड़ी। बाकी जंगें तो बाद में होती हैं। और मैं सर यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये मसले में फँसा हूँ या लाइफ, अगर वो बात फिज़िकली और मेंटली ठीक है ना सर, तो मेरी लाइफ को कोई मसला है ही नहीं, ना ही कभी हो सकता है। रहा है, वो उसके अपने कुछ हाथ की जो है ना, वो रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन जिसकी मेंटली और फिज़िकली ठीक है ना, उसकी लाइफ सेट जा रही है। वही बंदा है जिस पे अल्लाह की सबसे ज़्यादा, जो मैंने 5 साल में सीखा है वो यही बात है। जी, अली शेर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अपने बारे में मैं आपको बताऊं तो आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैं एक माजूर शख्स हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं व्हील चेयर यूज़ करता हूँ। तो मैं बिल्कुल समझ ओहो! सकता हूँ आपकी ये बात जो आपने अभी कही कि अगर इंसान के पास सेहत हो तो वो बिल्कुल 100% ठीक है और उसके पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल महसूस सर, कर सकता हूँ। लेकिन यकीन करें, जब से इंटरनेट का सही इस्तेमाल मैंने सीखा है, नेटवर्किंग का सही इस्तेमाल सीखा है रेहान अल्लाहवाला साहब से, तो बहुत सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, वो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो सिर्फ़ दिमागी हद तक थी। जब रास्ते खुले, जब रोशनी पड़ी रास्तों पर, तो महसूस हुआ कि मेरे लिए भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ चार दीवारी के अंदर के लिए बना हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे लिए भी बनाई हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और इस दुनिया में 21वीं सदी में 2020-2025 में, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि मैं कराची के एक घर में बैठकर, आप सादकाबाद के एक घर में बैठकर हम इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे बिल्कुल, आमने-सामने हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी ने मुझे ख़ास बिल्कुल तौर सर, पर इतनी हेल्प की कि मैं फ़ील करता हूँ कि 80% मेरी डिसेबिलिटी जो है, वो इस टेक्नोलॉजी ने दूर कर दी है। और अब बस कहीं ट्रैवलिंग का अगर कोई हो तो वो मैं फ़ील करता हूँ कि थोड़ी-सी डिसेबिलिटी है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई ने जिस तरह रास्ता दिखाया और जिस तरह मैंने इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया, वो मैं फ़ील करता हूँ कि मेरी डिसेबिलिटी में बहुत हद तक कमी वाक़ई हुई है। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं लाइफ की, वैसे तो हर एक ने एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, तो जितनी भी ज़िंदगी है मेरी, आपकी, सबकी, कोशिश करें कि जितना हो सके प्रोडक्टिव रहें, अपने लिए भी, इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी और माशरे के लिए भी। क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएँ तो फिर हमें लोग अच्छे अल्फाज से याद करें कि कोई रहमत था जो एम्पावरमेंट पे बिल बात करता था। माशाल्लाह सर, बड़ी ही अच्छी बात की आपने और मेरा दिल खुश हुआ है कि मैं भी कुछ इस तरह ही सोचता हूँ, इस तरह ही कुछ करना कि मेरा, मैं बताऊँ तो अब मेरी एक डिज़ायर बन चुकी है कि मेरी जब मैं कंप्लीट इससे निकलता हूँ ना और मैं ये चलने-फिरने और कुछ जिस तरह कहते हैं कि फ़ोकस, मैं मुझसे फ़ोकस नहीं होता, इमेजिन नहीं होता अब ना, फ़ोकस नहीं कर सकता, मैं इमेजिन नहीं कर सकता और
मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा रहता है मेरे साथ। तो जैसे मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप अगर कुछ ऑनलाइन कर सकें, तो सिमिलर इशू ट्राई भी की, बहुत बार की, लेकिन वो जो कंडीशन होती है मेरी और मेरी आँखों की, उसके बाद जो बॉडी की कंडीशंस हो जाती हैं, तो वो उन्होंने फिर यही कहा कि ये मसल्स की आपके जो स्कल के हैं वो भी इवन वीक हो चुके हैं, आँखों के पीछे वाले मसल्स वो भी वीक हो, आपको जो करंट्स लगाए गए हैं वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं लगाए गए। इट वाज़ इक्वल टू मर्डर, उन्होंने जी। मुझे कहा था। और मुझे तो इस्लाम पर्चा दें जाकर, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि गवर्नमेंट वालों के साथ, और वो कहते हैं कि हम यही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, और ये हम आप पे एहसान कर रहे हैं अगर ये कर रहे हैं तो। तो अली शेर साहब, तो मैं भी सर यही करना चाहता हूँ कि जो अब मैं ये आपसे आखिर में पूछूं, क्योंकि मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, कि यहाँ से आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है? अली शेर साहब, आपके मुताबिक यहाँ से क्या बेस्ट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत बाइस? सर कहाँ से? अभी जिस सिनेरियो पर आप मौजूद हैं, जिस पॉइंट ऑफ लाइफ पे आप मौजूद हैं, यहाँ से आपके लिए, आप अपने लिए बेस्ट क्या देखते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है? सर मैं यही चाहता हूँ और यही देख रहा हूँ कि अगर मुझे, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको, 2 डॉक्टर्स ने कहा कि पहले, एक डॉक्टर ने कहा कि आपको साइकियाट्री हमारे जो है ना, कुछ टाइम के लिए एडमिट होना पड़ेगा, तो 6 टू 8 वीक्स, तो उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले आपको वहाँ एडमिट करेंगे हम, जो मेडिसिन्स की दी गई हैं या जैसे भी है, उनको एडजस्ट करेंगे और प्रॉपर आपको देखेंगे, तो आपकी कुछ कंडीशन जो हैं वो साइकोलॉजिकली वो बेहतर हों। तो उसके बाद फिर आपको जो है प्रॉपर साथ फिजियो के जो हैं वहाँ पे आपको परमानेंटली जो है वो सेशंस जिस तरह वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो लेने हैं। और उसके बाद जो बॉडी वेट और उसका डिटॉक्सिफिकेशंस के ट्रिप्स या इंजेक्शन जो मुझे डॉक्टर ने कहा, थर्ड में गया उसी तरफ हो। और मैं क्योंकि ये चीज़ें सर बड़ी मुश्किल होती हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाना और इन चीज़ों में रहना, मेडिसिन्स खाना और खुद के साथ वो चीज़ें करना, ये जो बहुत बोरिंग होती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार ये हो जाए, मैं इससे निकलूँ, ठीक है? उसके बाद अल्लाह करे कि मैं इतना हो जाऊँ कि मैं चल फिर सकूँ, किसी से खुश होके बात कर सकूँ। मुझे कोई अगर जिस टाइम पे कहे मैं उससे मिल सकूँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह इस तरह उठूँ कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ सकूँ। जो मेरा दिल की ख्वाहिश अब एक है चल रही, इंशाल्लाह। कि मैं अब इस तरह रात को सुकून से सो जाऊँ कि सुबह उठ उस टाइम पे उठूँ और मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ। जो कि सर मैं अपनी कंडीशन की वजह से, अपनी पेन्स की वजह से बाहर मुझसे वज़ू भी नहीं होता। मेरे हाथ-पैर मुड़ जाते हैं और वो कंडीशन हो जाती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्टिल अल्लाह पे मुझे उम्मीद है और मैं चाहता हूँ, ये जानता भी हूँ और मेरी उम्मीद पक्की है, क्योंकि जानता तो मैं आप कलम नहीं रखता कि मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा, अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे मेरे लिए, इंशाल्लाह। कोई ना कुछ तो ज़रूर होगा मेरे लिए। तो सर दैट्स ऑल। और मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशंस ख़त्म हो तो मेरी वाइफ़ मेरी बेटी को ले आए साथ वापस, ठीक है? और क्योंकि मुझे बच्ची मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना उसको मिस करता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर अली शेर साहब, तो ये भरपूर दुआएं आपकी सेहत के लिए और आपके वेल बीइंग के लिए, थैंक यू सर। आपकी सुकून के लिए। और अल्लाह ताला आप पर खूब खूब रहम फरमाए, और आमीन सर। हमसे जो कुछ हो सका इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया मुझे, जी सर, और आप बहुत-बहुत इतनी शुक्रिया। डिफ़िकल्ट कंडीशन में एक कुर्सी पर बैठे रहे मेरे लिए। बहुत शुक्रिया अली शेर साहब, मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका। अपना जी, ख़्याल रखिए, खुश रहिए बहुत-बहुत और शुक्रिया। खुशियाँ बाँटिए। बहुत शुक्रिया अली शेर साहब। तो नाज़रीन थैंक यू सामीन, सर। आप देख रहे थे, थैंक यू सुन अल्लाह। रहे थे अली शेर साहब को, जो सादकाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने अपना लाइफ़ जर्नी हमें बताया, जिन मुश्किलात से वो गुज़र के यहाँ तक पहुँचे, वो उन्होंने शेयर किया। और काफ़ी सारे सबक हैं हम सब के लिए भी, कि हमें कितना अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे जिस्म में चेंज हो रही होती हैं, लेकिन मसरूफ़ियात के बाइस, ज़िम्मेदारियों के बाइस हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं।
और बर वक़्त उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, जो बाद में फिर सीरियस इम्प्लीकेशंस लेकर आती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अपनी सेहत का वो बहुत ख़्याल रखें, जान है तो जहान है, और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये ऐसे मुहावरे हैं जो बचपन से हम सुनते पढ़ते आए हैं। तो आजकल की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में जहाँ हर चीज़ बहुत फ़ास्ट हो गई है, हमारी ग़िज़ा बहुत नाक़िस हो गई है, हमारी एक्सरसाइज़ कम हो गई है, माहौल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का एक्स्ट्रा ख़्याल रखें। इसी नोट पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख़्याल रखिए और देखते रहिए एम्पावरिंग माइंड्स, मेरे फ़ेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम रहमत एम्पावरमेंट वाला पर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।